स्टार्ट करो लास्ट बेंचेस। अपने बनाया, जरा दिखा दो एक बार ऐसा डायग्राम। लास्ट बेंच तुमने नहीं बनाया ना? कितना बनाया दिखाओ जरा, दिखाओ भाई। ये होमवर्क कर लो, नहीं तो फिर एग्जामिनेशन के टाइम पे तुम्हारे पास नोट्स नहीं रहेगा। ठीक, चलो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बहुत सारे स्टूडेंट का कि सर जो स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट है, जो स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट है, क्या हम उसका आंसर सेम इंस्ट्रूमेंट लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ पॉइंट जो है चेंज करना पड़ेगा। जैसे आरबीआई है तो आरबीआई के जगह पे आप ट्रेजरी बिल इशू कर सकते हैं, यस लिख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली पूछा है तो प्लीज आप लोग उसके जो प्लेयर्स है वो, जैसे बैंक्स हो गए, आरबीआई हो गया, वही सेम लिखना है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का। लेकिन अगर इस इंस्ट्रूमेंट पूछा है तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यही क्वेश्चन लिख, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, सर स्ट्रक्चर का सेम लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो, बट स्ट्रक्चर का जो बी वाला पार्ट है वो इंस्ट्रूमेंट है। तो आप जो मैंने पढ़ाया ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वही आपको लिखना है। ठीक है, चलो अभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करते हैं। इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन। और जो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया कि मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट के अंदर जो है लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ मनी होता है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके अंदर रिस्क लो होता है। तो ये चीजें जो है आपको इंट्रोडक्शन में वापस से लिखना है। और ये हाईली लिक्विडेटेड होता है, जहां पे इजीली आप क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इजीली ट्रांजेक्शंस होता है। हाईली लिक्विड मतलब जो एक्सचेंज हो बहुत फास्ट और कैश में जो है इजीली हो जाता है, टाइम नहीं लगता इसमें प्रोसेस। तो ये हाईली लिक्विड है। वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डायरेक्टली नाउ। अब इंस्ट्रूमेंट का आपको क्या करना है, इस तरीके से माइंड, एक बेसिक है, आप इसको और न्यू इनोवेटिव तरीके से बना सकते हो। इसके अंदर सेगमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, आप देखो कि पहला क्या है, कॉल मनी मार्केट और नोटिस मनी मार्केट। ठीक है, दूसरा क्या है, ट्रेजरी बिल, तीसरा कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, फिर सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स, फिर कॉमर्शियल पेपर्स, रेपोज, फिर उसके बाद मनी मार्केट म्यूचुअल फंड दैट इज MMF, फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और लास्ट में जो है MSP। ये सारे हैं। अब इसमें से क्या कर सकते हो आप, मिनिमम ट्राई करो कि 7 पॉइंट्स आपको लिखना है। देखो एक्सप्लेनेशन, पॉइंट्स तो आपको सब इसमें दिखा दिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन जब आप करने जाओगे तो यू कैन एक्सप्लेन 7 पॉइंट, बिकॉज ये 8 मार्क के क्वेश्चन होंगे या तो 7 मार्क के क्वेश्चन होंगे। you have, there will be 3 questions, you need to attempt 2 questions. One question may be considered as a 8 marks, one question can be considered as a 7 marks. तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन के बाद ये पॉइंट सारे लिख देने हैं, बट जब आप एक्सप्लेनेशन करने जाओगे तो आप उसमें से 6 to 7 पॉइंट्स कंसिडर, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैनेज रहेगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं इसमें पॉइंट्स में। पहला क्या दिया है, नोटिस मनी और कॉल मनी। देखो पहला कंसेप्ट क्लियर कर लो। नोटिस मनी और कॉल मनी मतलब ये होता है कि जो भी पैसे का लेन देन किया जा रहा है, अगर वो एक दिन के लिए किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था SBI बैंक अगर लोन लेता है एक दिन के लिए HDFC बैंक से, क्योंकि उसको कैश का जरूरत है, ठीक है, तो अब ये एक दिन का जो सेटलमेंट वाला लोन ले रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल मनी बोले। क्या बोलेंगे, कॉल मनी मतलब मनी का जो लेंडिंग बोरोइंग हो रहा है फॉर वन डे, एंड अगर हो सकता है एक से ज्यादा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन के लिए अगर हो रहा है, 14 डेज के लिए हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोटिस मनी बोलेंगे। मतलब मनी का लेंडिंग बोरोइंग फॉर मोर देन 1 डेज बट नॉट मोर देन 15 डेज, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोटिस मनी। समझा? कॉल मनी मतलब मनी का लेंडिंग बोरोइंग फॉर 1 डे, एंड नोटिस मनी मनी का लेंडिंग बोरोइंग फॉर 14 डेज और 15 डेज। ठीक है, हाँ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखो कॉल मनी मार्केट और नोटिस मनी मार्केट, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंडिंग एंड बोरोइंग कर सकते हैं, किसके, 1 डे के लिए। आर्ट्स कॉल्ड एज मनी, कॉल मनी। ठीक है, कॉल मनी मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने दिन के लिए, 1 दिन के लिए। लेकिन नॉर्मली बैंक्स डिपेंड्स ऑन दी कॉल मनी मार्केट्स टू रेज दी फंड्स फॉर अ डे। बहुत सारे बैंक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बैंक्स जो होते हैं वो कॉल मनी के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि बैंक्स को हो सकता है कि इमीडिएट कैश की जरूरत हो, ये क्या करते हैं, कॉल मनी के ऊपर ज्यादातर करके मनी मार्केट जो है, मनी मार्केट से पैसा उठाते हैं। मतलब हो सकता है एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा ले रहा हो, ठीक है, मोस्टली यही होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल पढ़े ना, जैसे एटीएम में कैश की जरूरत खत्म हो गया, उसके बाद हार्ड कैश बचा ही नहीं है, तो क्या किया, वो कॉल मनी से पैसा लेके वहां पे फिल आउट कर दिया,
और नेक्स्ट डे वापस से उसको ट्रांजेक्शन क्या हो गया, ठीक है। नाउ एंड लेंडिंग मनी फॉर दी 1 day to 14 days, मैंने 15 नहीं बोला था, नॉट मोर देन 14 डेज होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट करो। 14 डेज तक अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटिस मनी बोलते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो नोटिस मनी होता है वो 1 दिन में पेमेंट होगा, 2 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, ऐसा क्लेरिफाई नहीं होता है। बट 14 डेज से पहले क्या करना आपको उसको, ठीक है, पे करना। मतलब अगर ये भी, इसमें भी बैंक्स उठाते हैं, मोस्टली बैंक को जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कॉल मनी के अंदर, इज कॉल्ड एज कॉल मनी रेट, और विच डिटरमाइन बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फंड। मतलब मार्केट में फंड्स का कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है। मतलब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये मार्केट फोर्स से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है, मार्केट फोर्स। मतलब मार्केट में जो क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट लगाएगा। अगर ज्यादा डिमांड है तो मे चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर क्या है डिमांड नहीं है तो उसमें चार्ज दी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे, समझा कॉल मनी? क्या पहले समझोगे, कॉल मनी और नोटिस मनी एक इंस्ट्रूमेंट है। कहाँ का इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट के अंदर। यहाँ पे क्या करता है, 1 दिन के लिए लोन लिया जाता है या 14 डेज के लिए लोन लिया। अगर 1 दिन के लिए लोन ले रहा है या 1 दिन के लोन दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल मनी। अगर 1 दिन से लेके 14 डेज के बीच में अगर लोन दिया जा रहा है या फिर लोन लिया जाए, मतलब लेंडिंग एंड बोरोइंग, सो दैट इज कॉल्ड एज। कुछ डाउट है किसी को? और फिर कॉल मनी के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कॉल मनी रेट होता है, ठीक है। और ये जो डिसाइड किया जाता है किसके बेस पे डिसाइड होता है, मार्केट फोर्स, दैट इज डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी, उसके हिसाब से। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रेजरी बिल। अच्छा, जब भी ट्रेजरी बिल आता है याद रखिएगा, ट्रेजरी बिल कौन इश्यू करता है, आरबीआई इशू करता है। कौन इशू करता है? लेकिन यहां पे पॉइंट मस्त मिस करना है, आरबीआई इशू करता है लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो अब जो है यहां पे जो भी ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है वो आरबीआई इशू करता है, नो डाउट, बट ऑन दी बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो आरबीआई को बोलता है कि भाई मेरे को फंड चाहिए, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, जितना भी फंड चाहिए, और क्या करना है, इशू करना है ट्रेजरी बिल। तो अब पूछोगे सर ट्रेजरी बिल क्या है? ट्रेजरी बिल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक सिक्योरिटी या सर्टिफिकेट है, जिसके थ्रू क्या करता है, गवर्नमेंट बोलता है कि भाई हम ट्रेजरी बिल इशू कर रहे हैं और जो है हमको पैसा चाहिए। तो अब इसमें ट्रेजरी बिल कौन इशू कर रहा है? क्योंकि ये आरबीआई इशू कर रहा है, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट कर रहा है। तो अब जो है इसमें लोगों का ट्रस्ट क्या होगा, हाई होगा। मतलब यहाँ पे रिस्क जो है इन्वॉल्व क्या होगा, बहुत कम होगा। तो अब जब रिस्क बहुत कम है तो इसमें क्या करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो एक बैंक वाला क्या करता है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट अगर देखता है तो क्या करता है, वो ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करता है। तो जब एक बैंक पैसा, मतलब पैसा इन्वेस्ट किया, किसमें इन्वेस्ट किया, तो पैसा किसको गया, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये जो होता है ट्रेजरी बिल बेसिकली हो सकता है कि कितने डेज के लिए हो, 91 डेज के लिए हो, 182 डेज और 364 डेज के लिए। एक साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए जो है 91 डेज के लिए आपने 98 रुपीज के हिसाब से इन्वेस्ट किया था, जब 6 महीना हो गया तो आपको उसका कितना मिला, 100 रुपीज मिल गया। कितना मिला? तो ये जो 2 रुपया था वो आपका क्या था, एक तरीके का इंटरेस्ट था, ठीक है। तो जो प्रॉफिट ऐसे ही होता है कि 2%, 3%, 6%, 8% डिपेंड होता है, गवर्नमेंट इसके हिसाब से देता है ट्रेजरी। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा, ट्रेजरी बिल जो होता है एक नॉर्मली अगर आप देखोगे रियल में परचेस करोगे, इट्स अ सर्टिफिकेट जो ईमेल आ जाता है कि भाई इतना इतना अमाउंट आपने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। सबको समझ रहा है? मैडम आप टेंशन में, पक्का समझ में आ रहा है? क्या समझा ट्रेजरी बिल, बताओ। हाँ, और ये इशू कौन करता है, आरबीआई इशू करता है। इसके बिहाफ पे गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली ये मेच्योरिटी डेट पे होता है, जैसे 6 मंथ के लिए है तो उसके ऊपर 2%, 3%, 4% अमाउंट, बट उसमें फिक्स मेंशन किया रहता है इतने डेट के लिए है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट भी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करता है। उसलिए स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको रोड बनाना है, हेल्थ के लिए या दूसरा कोई ऐसे प्लांट सेटअप करना, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो पैसा उनके पास नहीं रहता तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रेजरी बिल इशू करते हैं। कुछ डाउट है किसी को? आगे बढ़े हम लोग। पक्का सबको समझा? ना, किसी ने बोला नहीं?
सबको समझा ना? हाँ, ये देखो आ गया कॉमर्शियल पेपर जो हमने डिस्कस किया था। कॉमर्शियल पेपर बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये कौन इशू करता है? मान लीजिए एक बिजनेस इशू करता है। अब यहाँ पे कोई भी बिजनेस, जैसे मान लीजिए अडानी कंपनी लीजिए, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, ये क्या करते हैं? एक सीपी इशू करते हैं। बिजनेस क्या करता है? सीपी इशू करता है, ठीक है। अब हो सकता है सीपी जो इशू कर रहा है वो 6 मंथ के लिए कर रहा है, ठीक है। अब ये 6 मंथ के लिए इशू कर रहा है और बैंक वाला क्या कर रहा है इसको? अब इसमें एक बिजनेस और एक क्या है? बैंक है। दो पार्टी है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? प्रॉमिस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉमिस हो रहा है कि भाई मेरे को क्या चाहिए? 6 महीने के लिए लोन चाहिए। हो सकता है कितने करोड़ का? लेट्स एग्जांपल 10 करोड़ का। कितने करोड़ का? 10 करोड़ का। एक बिजनेस और कॉर्पोरेट बैंक के बीच में क्या हो रहा है? सीपी मतलब कॉमर्शियल पेपर। ये कौन इशू कर रहा है? बिजनेस इशू कर रहा है किसको? बैंक को, कि भाई मेरे को इतना लोन चाहिए, इतना पैसा फंड की जरूरत है, 6 मंथ के लिए चाहिए। तो अब ये दोनों के बीच में क्या हुआ? एक तरीके का प्रोमिसरी नोट हो गया। और ये प्रोमिसरी नोट करने के बाद जो है बैंक पैसा, बिजनेस को पैसा मिल जाता है, ठीक है। अब इस चीज को, कॉमर्शियल पेपर को अनसिक्योर्ड बोला जाता है। क्यों अनसिक्योर्ड लोन बोला जाता है कॉमर्शियल पेपर को? बिकॉज यहाँ पे बिजनेस ने सिर्फ प्रोमिसरी नोट इशू की, के साथ कोई एसेट्स अलाइन नहीं किया है। तो इन केस अगर ये रीपेमेंट नहीं करता है बिजनेस, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो उसकी वजह से क्या होगा? आपने लोन दिया, ठीक है, तो आपको पैसा रिकवर करना है ना। तो रिकवर करने के लिए एसेट चाहिए, लेकिन उसने एसेट तो दिया ही नहीं ना, सिर्फ एक प्रोमिसरी नोट हुआ है, ठीक है। तो जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, अगर उनको फंड की जरूरत पड़ती है तो लोग क्या इशू करते हैं? कॉमर्शियल पेपर। एक बार पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। तो कॉमर्शियल पेपर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन जनवरी 1990 इन इंडिया टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म डेट। डेट बोलेगा तो लोन, ठीक है, एक तरीके का। नाउ कॉमर्शियल पेपर्स आर issued by the corporations or maybe banks or maybe other financial institution to raise the, बोले तो पैसा उठाने के लिए, मार्केट से पैसा लेने के लिए, बराबर। बैंक को पैसा चाहिए तो भी कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकता है। बिजनेस को पैसा चाहिए तो भी क्या कर सकता है? कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकता है। कल का चल के आप भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, अब क्या कर सकता है? कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकता है। अच्छा देखो, हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, कैसे इशू करना पड़ेगा उसे। यस, यू नीड टू बी अंडरस्टैंड कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो इशू करता है बैंक्स, बिजनेस क्या करने के लिए? फंड को रेज करने के लिए, शॉर्ट टर्म, ठीक है, फाइनेंसिंग नीड्स। मतलब हो सकता है उसको 6 महीने के, जैसे मैंने आप एग्जांपल दिया, 6 मंथ के लिए हो सकता है, 9 मंथ के लिए हो सकता है, 1 मंथ के लिए हो सकता है, 2 मंथ के लिए उसकी जरूरत पड़ी। मान लीजिए अगर कोई बिजनेस को सैलरी पे करना है, बस पैसा नहीं है, क्या कर सकते? कॉमर्शियल पेपर इशू करके पैसा लेके उसकी सैलरी करके नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर देगा, रीपेमेंट कर देगा बेसिकली। नाउ तो इट इज अनसिक्योर्ड मनी। बताओ ये क्यों अनसिक्योर्ड है? क्योंकि साथ कोई एसेट्स अलाइन नहीं है। अगर ये पेमेंट नहीं किया टाइम पे तो उसका क्या हो जाएगा? जो लोन दे रहा है उसका क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा बेचारे का। तो क्या हो गया? इसीलिए क्या माना जाता है? ये अनसिक्योर्ड। इसको दूसरा नाम से प्रोमिसरी नोट भी हम लोग बोलते हैं, कि दोनों पार्टी के बीच में क्या हुआ? प्रॉमिस हुआ, तो दैट्स प्रोमिसरी नोट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है दोनों के बीच। कुछ डाउट यहाँ पे किसी को? पक्का लास्ट बेंच पूछ सकता हूँ, लेक्चर में डिस्कस कर सकता हूँ। आई विल कट दैट पार्ट। तो भी ऐसा कुछ रहेगा अनवांटेड तो कट करके अपलोड करते हैं। पक्का आगे बढ़े हम लोग? पक्का ना? श्योर? लॉक कर दूं? 7 करोड़ जीत गया आप। चलो नेक्स्ट है कॉमर्शियल बिल। क्या है? अब ये कॉमर्शियल बिल मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देख सकता है कॉमर्शियल बिल क्या है? इज द शॉर्ट टर्म निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो आप क्या कर सकते हो? एक सेलर क्या करता है? बायर पे वैल्यू गुड्स, जब वो डिलीवर करता है ना, बाय सेल करता है। जब आपने पढ़ा रहेगा 12th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब एक ड्रॉवर ड्रॉवी होता है, जब गुड्स खरीदता है तो उसमें बिल्स ड्रॉ होता है, उसको पैसे इमरजेंसी में 2 महीने का बिल होता है, लेकिन 2 महीने के बाद पेमेंट मिलेगा उसको, लेकिन उसको इमरजेंसी पैसे की जरूरत होती है, तो किधर जाता है वो? बैंक के पास। बैंक क्या करता है? उससे रीडिस्काउंट कराता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखो कि बैंक्स को अगर पैसा चाहिए रहता तो वो आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई कैसे देगा? वो बोलेगा तुम्हारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, लाओ दो, उसका हम लोग क्या करेगा? रीडिस्काउंट कर दे। बैंक भी क्या करता है? बिल्स ऑफ पे, मतलब ये जो कॉमर्शियल बिल्स है उसका यूज करके आरबीआई से भी क्या करता है? वो लोन लेता है, ठीक है। या कोई भी बिजनेस भी हो सकता है कि भाई वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज देके बैंक से क्या कर सकता है? पैसा उठा सकता है, लेकिन एक ये शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे लिखा है, दिस हेल्प्स कंपनीज टू गेट द एडवांस पेमेंट फॉर द इनवॉइस दे रेज आफ्टर मेकिंग द सेल्स टू देयर कस्टमर्स। मतलब आज उसने इनवॉइस मतलब बनाया बिल, लेकिन वो 2 महीने के बाद उसका पेमेंट आने वाला है, लेकिन तुमने बैंक के पास गया, क्या कर लिया? रीडिस्काउंट। तो तुमको एडवांस पहले से क्या हो गया? पेमेंट मिल गया। हाँ, उसका एक रिबेट होता है, जो भी 2%, 3%, 4%, 5%, वो उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो मतलब बैंक्स जो भी इशू करेगा, रीडिस्काउंट करेगा, तो अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो डाउट है यहाँ पे? किसी पास नहीं जा रहा हूँ ना मैं? पक्का?
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेपोस। ठीक है, अब ये रेपोस क्या होता है उसका कंसेप्ट आप समझो। मान लीजिए आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ आप ऐसा समझो, इसमें आरबीआई ने क्या किया, लोन दिया। किसको लोन दिया, बैंक्स को। किसको लोन दिया, बैंक्स को। अब बताओ मुझे इंटरेस्ट कौन पे करेगा, कौन पे करेगा, बैंक। अब वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, जो बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है, उसी इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, लेकिन रेपोज में कंडीशन याद रखना, व्हेन बैंक, जब बैंक क्या करता है, लोन लेता है किससे, जब बैंक लोन लेता है आरबीआई से, और जब बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो अभी रिसेंटली जो है पॉलिसी, उसको मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। किसमें आता है ये, तो ये आरबीआई जो है हर 4 मंथ के बाद जो है, इवन जैसे क्वार्टर बेसिस पे अपना मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो क्या करता है, अपडेट करता है। अभी के टाइम पे रेपो रेट आई थिंक 5.5% या 4 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंट है। मतलब अगर एक बैंक वाला लोन लेता है आरबीआई से तो उसका इतना परसेंट क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब जो है इसी को हम क्या कहते हैं, रेपोस बोलते हैं। इसका उल्टा कर दो, मतलब जब आरबीआई क्या कर रहा है, लोन ले रहा है किससे, जब आरबीआई लोन ले रहा है किससे, बैंक से, तो इसके ऊपर कौन इंटरेस्ट पे करेगा, तो आरबीआई। इसको हम लोग रेपोस को क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो बोले। क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स। समझा कि नहीं समझा, देखो यहां पे मैं एक बार रीड कर देता हूं। द रेपो रेट इज द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरोज मनी फ्रॉम दी, ठीक है। अब ये बोरो करता, मैंने आपको बोला जब बोरो करना तो कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी देना पड़ेगा ना, तो बैंक क्या करता है, उसको सिक्योरिटी देता है, ठीक है, इन केस ऑफ दी शॉर्टेज ऑफ फंड्स टू मेंटेन दी लिक्विडिटी। बैंक को लिक्विडिटी चाहिए भाई, पैसा नहीं है, खत्म हो गया है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो बैंक क्या करता है, आरबीआई को अप्रोच करके सिक्योरिटी देके क्या कर सकता है, वो पैसा वहां से उठा सकता है उसके ऊपर, लेकिन उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए रीपर्चेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को, समझा एकदम अच्छे से। नाउ रिवर्स रेपो रेट, वो भी आपको समझा, यहां पे देखो लिखा है, द रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम दी बैंक। देखो ऐसा बहुत कम केसेस होता है, बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में ना पैसे का बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो जाता है, तो आरबीआई चाहता है कि जो मार्केट में बहुत सारा पैसा है ना, वो उसको मैं, मतलब बैंक के पास बहुत सारा पैसा है ना, तो बैंक वाला बोलेगा भाई मेरे पास रखे तो कुछ फायदा नहीं है, या तो मैं लोन दूं तब मुझे फायदा होगा, लेकिन ऑलरेडी बहुत एक्सेस, तो बैंक वाला क्या करता है, वो अमाउंट किस तरह देता है, आरबीआई के पास, ताकि उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट अर्न कर सके। तो बेसिकली ये कंडीशन तभी होता है जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा, मतलब कैश मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई, उस केस में जो है वो पैसा क्या करता है, मार्केट से आरबीआई कनेक्ट, मतलब वापस अपने पास ले लेता है, और फिर उसके बदले जो उसको इंटरेस्ट पे करता है। बाद में फिर जरूरत पड़ेगी फिर से क्या करेगा, वो कॉमर्शियल बैंक को लोन दे देगा, और फिर से क्या करेगा, मार्केट। एक प्रोसेस है जो हमेशा मार्केट में चलता रहता है, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को, समझा अच्छे से, एंड वी गो अहेड। अब ये आता है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। अब मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर एक्स है, क्या है, मिस्टर एक्स है। अब मिस्टर एक्स ने बैंक में जो है 10 लाख रुपए जमा किए थे, ठीक है। अब उसके बदले 10 लाख रुपए जमा किया है एक फिक्स डिपॉजिट पे, तो बैंक वाला क्या इशू करेगा, उसको एक सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स का इशू करेगा ना, भाई इतना इतना अमाउंट है, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेट डिपॉजिट को भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट। सर्टिफिकेट डिपॉजिट कौन इशू करता है, बेसिकली बैंक्स इशू करता है। देखो सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स वेर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन जून 1989, अभी मैं पैदा नहीं हुआ था, ठीक है। इट इज द इशूड बाय द, मतलब इशूड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स एंड द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू द डिपॉजिटर्स। जैसे यहाँ पे मिस्टर एक्स एक डिपॉजिटर था, उसने डिपॉजिट किया 10 लाख, तो उसको क्या इशू किया उन लोगों ने, सर्टिफिकेट डिपॉजिट। नाउ आगे अगर आप देखोगे तो इसमें क्या बोला है कि दिस हेल्प्स कॉमर्शियल बैंक्स टू रेज द फंड फ्रॉम द मार्केट थ्रू दी सीडी। हो सकता है इसमें बैंक क्या कर सकता है, उसी डिपॉजिट से ढेर सारा पैसा क्या कर सकता है, रेज कर सकता है मार्केट में। अच्छा एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, द मिनिमम साइज ऑफ इशूज फॉर द सिंगल इन्वेस्टर इज ₹1 लाख। 1 लाख होना चाहिए, यहाँ पे मैंने 10 लाख का एग्जांपल दिया, 1 लाख होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड मेच्योरिटी पीरियड क्या होना चाहिए, 3 मंथ से 1 ईयर। 1 ईयर से एक दिन कम ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर 1 ईयर तक रहेगा तो उसका सेटलमेंट, अगर मान लीजिए यहाँ पे सेटलमेंट 31 मार्च है, ठीक है, तो 31 मार्च का जो सेटलमेंट होगा वो कभी हो जाएगा, अप्रैल को हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा, इसलिए एक दिन पहले सेटलमेंट होना ये, तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा। अगर आप अकाउंट करते रहेंगे उसमें बताइए कि फाइनेंशियल ईयर का उसके एक दिन पहले से अगर नेक्स्ट डे चला गया, मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका
एक साल के बीच में क्या होना चाहिए, उसका जो है सेटलमेंट होना चाहिए। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे? क्या हम लोग आगे बढ़े? फिर आता है देखो ये वाला जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर संभाल के मुझे यूज करना, जैसे जो कोड यूज किया है ना बहुत स्मूथ होता है, तो वो इन टच की तरह, वही आदत है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा पता है। क्या बोला यहाँ पे? मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, दैट इज MMF। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे म्यूचुअल फंड जहां पे भी आता है, व्हाट डू मीन बाय म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड मतलब क्या? म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट कर सकते, और म्यूचुअल फंड को हमेशा ना पूल ऑफ मनी, तो मान लीजिए SBI बैंक है, उसका एक फंड है, CFC बैंक है, उसका एक फंड, ठीक है। अब वो बैंक का जो फंड है मान लीजिए 200 करोड़ का है, 300 करोड़, 4000 करोड़ का है, 5000 करोड़ का है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो पैसा होता है वो छोटे 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 इन्वेस्टर से आता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है, और वो पैसा फिर क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है किसी कंपनी में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने किस में डाला पैसा? SIP के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के थ्रू किधर डाला? वो म्यूचुअल में डाला, म्यूचुअल फंड में डाला। अब वो जो पैसा म्यूचुअल फंड में आया है, जो पैसा म्यूचुअल फंड में आया वो किसके पास आ गया? मान लीजिए बैंक है, अब कोई भी बैंक है, उस बैंक का म्यूचुअल फंड होता है। जैसे अगर आप सर्च करोगे नेट पे, तो जैसे जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स है उनके भी है, अगर आपने इन्वेस्ट किया रहेगा तो उसमें अलग अलग फंड होते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ HDFC फ्लेक्सी फंड, पराग फ्लेक्सी का, PSU का है, बैंक्स का, सिर्फ उसे गवर्नमेंट्स वाले बैंक, तो महीने का 500 से लेके या 100 रुपये से लेके 1000 रुपये, 10,000, 20,000, जितना आप डाल सकते हो उस हिसाब से आप SIP कर सकते हैं। अब वो जो पैसा है, ठीक है, वो SIP के थ्रू किसके पास चला गया? बैंक के पास। तो मुझे बताओ, अब इतने सारे लोग ने पैसा क्या किया? SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में डाला, मतलब वो बैंक के पास है, उसका एक मैनेजर रहेगा जो फंड को मैनेज करेगा, फंड मैनेजर बोलते हैं। अब मुझे बताओ, इतने सारे लोग ने पैसा उसको दिया म्यूचुअल फंड में, तो क्या बैंक वाला जो अपने पास पैसा रखेगा वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? वो वापस से क्या करेगा? बैंक शेयर्स बाय कर लेगा, इसके अलग अलग कंपनीज के जो रहेंगे उसमें क्या करेगा? शेयर्स में। ये जो है, जब भी आप कोई शेयर में इन्वेस्ट, SIP में मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, वहां पे आप चेक करो उसका शेयर होल्डिंग क्या है, मतलब होल्डिंग किसमें है। तो आप मान लीजिए, अगर मान लीजिए ABC फंड में डाल रहे हो आप, तो ABC फंड में आप उसमें होल्डिंग रहता है एक ऑप्शन, वो होल्डिंग में आप जाके चेक करोगे ना, तो वहां पे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि कौन कौन सी कंपनी में वो फंड वाला, मतलब ये फंड जो है बैंक है, वो किस में इन्वेस्ट किया हो पैसा, 4000 करोड़ है, कहाँ इन्वेस्टमेंट, वो आपको दिखेगा 1%, 2%, 3%। तो ये देखने का पर्पस क्या है? इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि सही कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्या, तो आप देख सकते हो कि आपका पैसा SIP जो जा रहा है सही फंड में जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें समझना कैसे है कि मनी मार्केट म्यूचुअल फंड बेसिकली जो है, एक स्मॉल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या कर सकता है? मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है। कैसे? बस यही कंसेप्ट। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, MMF वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय द RBI इन अप्रैल 1992, enable the small investor to participate in the money market। मतलब एक स्मॉल इन्वेस्टर्स क्या कर सके? मनी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, इसीलिए इंट्रोड्यूस किया। और वो कैसे कर सकता है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, ठीक है। ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया। हाँ, आगे क्या लिखा है देखो, MMF दैट इज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या करता है? मोबिलाइज करता है। मतलब ये जो फंड बैंक के पास आया उसको मोबिलाइज करके क्या करता है? इन्वेस्ट, कहीं ना कहीं पे वापस से वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, उसी चीज को बोलते हैं MF मोबिलाइज दी सेविंग ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। यहां से जितना भी पैसा आया था SIP के फॉर्म में, वो म्यूचुअल फंड में, वो फंड किधर चला गया? बैंक से किधर चला गया? एक किसी कंपनी में, एक नहीं ऐसे बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो गया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोबिलाइजेशन सेविंग ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट और दी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। लाइक कॉल मनी, हो सकता है कॉल मनी के लिए चला गया हो सकता है बैंक वाले ने ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर दिया हो सकता है रेपोज में इन्वेस्ट कर दिया, हो सकता है कि CP या CD कॉमर्शियल पेपर
और सर्टिफाइड डिपॉजिट्स उसमें इन्वेस्ट कर दिया हो। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? ठीक है, तो ये भी एक, बस इसमें की पॉइंट याद रखिएगा, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या है, स्मॉल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकता है इन मनी मार्केट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इंट्रोड्यूस कब हुआ था? अप्रैल 1992। कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, बाकी आप जो है पॉइंट आप खुद से बार बार चला, इसे मैं दिखूंगा भी नहीं, बताओ क्यों नहीं दिखूंगा? क्योंकि मैं ब्लैक पहना, वो भी ब्लैक, गायब, सिर्फ चेहरा दिखेगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पॉइंट से समझ में आता था, अगर फंड की जरूरत है तो क्या कर सकता है, मनी मार्केट से पैसा बोरो करके जो लिक्विडिटी है वो क्या कर सकता, तुम एडजस्ट कर सकता है। ये LAF है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इन जून 2000 में जो है इन्होंने लिक्विडिटी जो ये फैसिलिटी है ये इंट्रोड्यूस किया, जहां पे एक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है, अपना लिक्विडिटी मेंटेन कर सकता है। अगर पैसा नहीं है तो क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। कैसे? बोरो करके। देखो, इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू मैनेज एंड कंट्रोल दी लिक्विडिटी इन दी फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब अगर मनी मार्केट के अंदर जो है लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है या कम है तो उसको क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके। कौन करता है? RBI। LAF दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अलाउ करता है बैंक को बोरो करने के लिए, और मैंने आपको बताया एडजस्ट करने के लिए। भाई नहीं है तो उधार बोरो कर लो, अगर है ज्यादा तो क्या करो, उसको लेंड कर दो। इस चीज को एडजस्ट करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया? LAF। कुछ डाउट है किसी को? बार बार बंद क्यों हो रहा है भाई? इसमें वाईफाई का इशू रहेगा। हाँ, चलो बाकी जो है आप खुद से एक दो पॉइंट रीड कर लीजिएगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्रेडिट दिया जाता है 8 पॉइंट, दैट इज इनफ। अब क्या कीजिए आप लोग, यहाँ पे जो पॉइंट है आप एक माइंड मैप बना लीजिए। दिख रहा है ना सबको? पक्का?